हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी एस शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। आज अपन सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एंड आरबीएसई का ये चैप्टर नंबर 3 है। देखो, चैप्टर नंबर 2 ऑफ सीबीएसई में दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी करना और पार्ट 2 है कैपेसिटेंस की स्टडी करना। कैपेसिटेंस एक अलग चैप्टर है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। मतलब जो पार्ट फर्स्ट जब तक अपन पढ़ेंगे अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही आगे कैरी करना है, और कैपेसिटेंस जो है या कैपेसिटर जो है वो एक अलग पार्ट है। तो अपन को किसके बारे में स्टडी करनी है? सबसे पहले अपन पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, और पार्ट फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताता है। तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उस बेसिस पे कि अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें वहीं से निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात पहले से ही पता होनी चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपन ने पढ़ लिया है, उसके बाद में ये चैप्टर अपन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, देखो अपन 11th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी थी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर आप लोगों को याद हो तो वहाँ पर अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? उसके 3 टाइप बताए गए हैं। अगर कोई एक फोर्स कांस्टेंट हो तो वो कंजर्वेटिव होता है। दूसरा, अगर कोई फोर्स एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड की फॉर्म में हो तो भी वो कंजर्वेटिव होता है, या परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में हो तो कंजर्वेटिव होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिस्क्राइब की गई है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ही क्या हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए डिस्क्राइब की जा सकती है। मीन्स अगर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है, मतलब वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में ही होता है। तो डायरेक्शन में ही होता है, इसका मतलब वो क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब उसके कारण किया हुआ वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब अपन उसके कारण क्या डिफाइन कर सकते हैं? अपन पोटेंशियल एनर्जी को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले अपन को एक चीज़ लिखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तभी अपन उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन उसके बाद में थोड़ा सा कुछ बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि क्या है, सबसे पहले देखो एक डायग्राम बना हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद में वापस बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनिशियली इनफाइनाइट पे एक पोटेंशियल एनर्जी कितनी रखी गई है? 0 रखी गई है। इनफाइनाइट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी को कितना माना गया है? 0 माना गया है। देखो, अपन ने पहले भी देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है, जो 11th क्लास की बात है। तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे माना अपन ने? यहाँ पे माना। क्यों माना? क्योंकि देखो इनफाइनाइट पे इस जगह पे क्यू अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, मतलब ये चीज़ कितनी होगी? 0। मतलब यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो गया? 0 हो गया। अगर फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब वर्क डन भी कितना है? 0। तो अगर अपन कोई वर्क डन करेंगे नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। इसका मतलब अपन इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। तो अपन ने रेफरेंस पॉइंट कितना ले लिया? इनफाइनाइट ले लिया। मतलब यू इनिशियल ऑफ चार्ज इज 0, ये चीज़ पता चल गई। अब अपन क्या करेंगे? इसको धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको लेके आएंगे उस कंडीशन में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड आउट करेंगे, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड आउट करेंगे उसको यू इनिशियल माइनस यू फाइनल के बराबर रख देंगे। इस तरीके से अपन किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? यू फाइनल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं
इफ़ वी ट्रांसफ़र ए चार्ज q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट p, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके पॉइंट p तक, विच इज़ एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, सोर्स चार्ज q, जो सोर्स चार्ज q है उससे कितने डिस्टेंस पे है वो, r डिस्टेंस पे है। इन दिस कंडीशन वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज q। देखो या तो अपन क्या करें, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करें, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब माइनस ऑफ WC, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अभी अपन ने देखा u इनिशियल 0 है माइनस u फाइनल विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ u फाइनल विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इस माइनस को अगर उधर ले जाऊँ तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू u फाइनल, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है। माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसीलिए इस चीज़ को लिखा गया है वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। मतलब अपन को क्या करना है कि अपन दो चीज़ें निकाल सकते हैं। पहली चीज़ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकालेंगे तब तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ यू फाइनल आ जाएगा। और अगर वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स निकालेंगे तो वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, यू फाइनल के बराबर हो जाएगा। बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेट अस कंसिडर एन इंटरमीडिएट पॉइंट ए विच इज़ x डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड we displace the charge by a small distance dx up to point B. If work done in this condition is dw, then dw is equals to f dot dx। देखो अपन क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट पोजीशन लेते हैं। इंटरमीडिएट पोजीशन ले ली मैंने पॉइंट ए पे, उसको कितना डिस्प्लेस किया, एक स्मॉल डिस्टेंस dx डिस्प्लेस किया और यहाँ तक b तक आ गए। देखो ये क्यों करना पड़ा, ये इसलिए करना पड़ा कि क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा तो वर्क डन भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट के कारण अपन क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। और छोटे से पार्ट के कारण जो वर्क डन निकालते हैं उसके बाद में उस छोटे से रीजन में या उस छोटे से पार्ट में अपन फोर्स को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। और उसके कारण जो वर्क डन निकालते हैं वो कितना मान लेते हैं, एफ डी एक्स। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए उसका क्या निकाल देते हैं अपन, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इस तरीके से अपन इसको निकालते हैं। इसलिए मैंने क्या मान लिया, इस सोर्स चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट मान लिया, कोई भी पॉइंट कितना मान लिया, ए, जो कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, उससे डी एक्स डिस्टेंस इधर क्या मान लिया, पॉइंट बी मान लिया, और इधर क्या कर दिया, उसका फोर्स एफ लगा दिया। मतलब फोर्स और डिस्टेंस जो है अपन क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अपन क्या निकाल लें, यहाँ पे एफ डी एक्स फोर्स किधर है, रिपल्शन का है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मीन्स वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अपन वर्क डन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन निकालते हैं अपन, देखें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एफ डी एक्स आ गया। तो टोटल वर्क डन निकालें तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। देखो एफ वेक्टर डॉट डी एच वेक्टर, एफ इधर लगा हुआ है और डी एक्स इधर हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। मतलब टोटल वर्क डन जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स। देखो x जो है एफ की वैल्यू निकालें, एफ की वैल्यू
जो सोर्स चार्ज क्यू है उससे कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे कोई चार्ज क्यू रखा है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका फोर्स हो जाएगा। यहाँ से अपन इसका फोर्स की वैल्यू रख देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख दी और इंटीग्रेट किया। यहाँ पे के क्यू क्यू जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। और एक्स इनिशियली कहाँ पे था, चार्ज इनफाइनाइट पे, और फाइनली कितने डिस्टेंस पे आ गया, आर डिस्टेंस पे। इनिशियली जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस थी, फाइनली तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, इनफाइनाइट से लेके आर तक। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के क्यू क्यू ये आ गया, और 1/x² इंटू डी एक्स। 1/x² को इंटीग्रेट करते हैं। 1/x² को जब इंटीग्रेट करते हैं तो निकल के आता है -1/x। लिख देते हैं उसका, क्या करें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो ये कितना बन जाएगा, के क्यू क्यू बाई आर। तो ये जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, के क्यू क्यू बाई आर। देखो अगर ये तो थी जब भी सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, अगर मान ले कि दोनों, एक सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाता तो वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेता, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती, नेगेटिव में आ जाती। मतलब अगर जो पेयर है वो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो अगर रिपल्सन का है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। अगर 1 + 1 माइनस है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स किसका है, अट्रैक्शन का है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव की आएगी। इसका मतलब ये चीज़ अपन को लिख के रखनी है कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सन का है तो उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, मतलब उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। और अगर अट्रैक्शन का लग रहा है तो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, तो यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या है इसकी, जूल है, क्योंकि ये भी एनर्जी ही है। देखो, इफ़ क्यू एंड स्मॉल क्यू आर ऑफ सेम नेचर देन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। वही वाली चीज़ जो मैंने बोला, सेम नेचर के होंगे तो क्या लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इफ़ दे आर इन अपोजिट नेचर देन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। और अगर वो अपोजिट नेचर के है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ही डिस्क्राइब किया गया है, इसको अलग से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैंने पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ाई क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी आ रही थी, के क्यू क्यू बाई आर। तो यूनिट चार्ज की कितनी आ जाएगी, के क्यू क्यू अपॉन आर इंटू क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, के क्यू बाई आर। तो इसी को अपन बोलते हैं V, जो के क्यू बाई आर के बराबर होता है। देखो, इफ़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q इज U देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज इज U बाई Q। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, U बाई Q भी हो सकता है। तो विच इज़ कॉल्ड पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, U बाई Q। देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी, वर्क डन के बराबर, तो V इज इक्वल टू कितना हो सकता है, W बाई Q भी लिखा जा सकता है। ये अपन 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q। देखो अपन ने इस अभी देखी कि V इज इक्वल टू क्या था, U बाई Q। तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू V। तो यहाँ पे U जो है वो वर्क डन के बराबर भी होता है, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, W बाई Q आ गया, या W इज इक्वल टू Q इंटू V भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बोला था कि V की वैल्यू जो है के क्यू बाई आर आ जाता है। देखो यहाँ पे केवल एक ही चार्ज है, V की वैल्यू के क्यू बाई
आर आती है। दूसरा वाला जो क्यू चार्ज था वो उसको +1 कूलम रख दिया गया, मतलब इस चार्ज का नेचर तो फिक्स कर दिया गया। अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी में अगर सेम नेचर के चार्जेस होते हैं तो पॉजिटिव होती है और अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं तो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर इसका नेचर तो फिक्स हो गया, दूसरे वाले इसका नेचर अगर पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ये अगर नेगेटिव हो गया तो पोटेंशियल कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। मतलब अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दिस इज़ बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर वो है तो इसका मतलब वो स्केलर होगी कि वेक्टर होगी। अगर वो एनर्जी है तो वो कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, स्केलर आ जाएगी। स्केलर पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव होती है और नेगेटिव के कारण नेगेटिव होती है। ठीक है, डेरिवेशन कर लें इसका। डेरिवेशन में अपन ने क्या किया था कि वहाँ पर Q रखा था, यहाँ पर अपन Q0 चार्ज रख रहे हैं जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, +1 कूलम के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, और पोटेंशियल भी कितना है, 0। वही वाली चीज़ एक पॉइंट A मानेंगे x डिस्टेंस पे आके, उससे dx डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट B मानेंगे जो कि किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर जा रही है, इधर। क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन आया वो किसके बराबर आ गया, dW = E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखो यहाँ पर भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है, थीटा कोस 180 डिग्री आएगा, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, -E.dx। देखो आगे जाके तुम लोगों को ये वाली चीज़ भी काम में आएगी। कई बार तुम लोगों को वर्क डन = लिखना पड़ेगा -E.dr। dr अपन यहाँ पे x मान रहे हैं, वहाँ कई जगह dr भी माना जा सकता है। ठीक है, और जो वर्क डन होगा वही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर आ गया, V = कितना आ गया, E.dx, या फिर E.dr भी लिखा जा सकता है, -E.dr। यहाँ पर देखो W = -E की वैल्यू कितनी है, KQ/x² × dx, क्योंकि E = KQ/r² होता है और डिस्टेंस अपन x मान के चल रहे हैं। वही -KQ 1/x² × dx। तो 1/x² को अगर इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा, -1/x आ जाएगा। माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/r - 1/∞, और 1/∞ कितना आ जाएगा, 0। तो वर्क डन किसके बराबर आया, KQ/r के बराबर आया, और यही वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। पोटेंशियल कितना आ गया, KQ/r। इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। ये शायद मैंने पहले ऊपर ही बता दिया था तुम लोगों को, लेकिन कई बार अपन को अगर वो मैथमेटिकली इसको इंटीग्रेशन के बेसिस पे अपन को पूछे तो अपन ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये वाली चीज़ मैं बता ही चुका हूँ कि पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। और -E.dr अपन को पता है ही। अब बात करते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है कि अगर कोई इनिशियल पोटेंशियल भी हो और फाइनल पोटेंशियल भी हो तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियल का डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। मतलब अगर मान लो इनिशियल पॉइंट पे भी कोई पोटेंशियल है, वहाँ से मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉइंट पे ले जाऊँ जहाँ पर भी कोई पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच में जो वर्क डन किया जाएगा वही उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। If a unit positive charge transfers from point A to point B in an electric field, then work done to transfer this charge is equals to potential difference of these 2 points। मतलब अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी पॉइंट A से लेके किसी भी पॉइंट B तक ले जाया जाता है, A जो है वो इनिशियल पॉइंट है और B जो है वो फाइनल पॉइंट है, point A to point B in an electric field, then work done to transfer this charge is equals to potential difference of these 2 points। अगर मान लो इनसे क्या किया जाए कि
इफ W इज द वर्क डन टू ट्रांसफर Q चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, A से लेके B पॉइंट तक ले जाने में, कोई Q चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, W। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, W बाई Q। तो वही दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही होगा कि VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q। ये तुम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो VB क्या है, V फाइनल, माइनस VA क्या है, V इनिशियल। तो वो क्या हो जाएगा, W बाई Q, W इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाई Q, यही आ जाएगा। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि W जो है वो कैसे निकाला जा सकता है, माइनस ऑफ E डॉट DR से निकाला जा सकता है। DR जो है वो x डायरेक्शन में भी हो सकता है, y डायरेक्शन में भी हो सकता है और z डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, EX डॉट DX x1 टू x2, EY डॉट DY y1 टू y2, EZ डॉट DZ z1 टू z2, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अगर देखो यहाँ अपन देखें, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो अगर मैं बात करूँ, एक पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाती है E, और चार्ज को इधर से इधर लेकर आते हैं, इनफाइनाइट से इधर लेकर आते हैं, तो उसका वर्क डन जो होता है या पोटेंशियल जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि वर्क डन बढ़ रहा है। तो इसके पास में तो जो होता है वो पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और दूर जाते जाते उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पास में यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं कोई A है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं B है। तो इस A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कम। तो अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखें, तो ये दोनों रिपल्सन के कारण ये वाला चार्ज किधर जाएगा, B पॉइंट की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसके इधर जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है। और अगर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसकी तरफ आ सकता है, मतलब वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ये याद कर लेना चाहिए ऐसे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देखो अगर मुझे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, तो भी मैं ये बता सकता हूँ कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा। चार्ज हमेशा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये चीज़ अपन जानते हैं। अब देखो आगे जाके थोड़ा सा अपन देखेंगे इसके बारे में, लेकिन अपन पहले ही देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब यहाँ पर अपन प्लस चार्ज मान सकते हैं और यहाँ पर अपन माइनस चार्ज मान सकते हैं। तो अगर मान लो मैं इस केवल इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बात करूँ, तो इसके पास में तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूर में पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा, इसके पास से दूर की तरफ जाएगा, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में धीरे धीरे अगर अपन मूव करें तो पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसके बारे में आगे हालांकि पोटेंशियल ग्रेडियंट में आएगा, उस वहाँ पर अपन बात करेंगे। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में अपन इसके आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।